हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज का विभाग चैप्टर 17 राजेश जोशी की कविता पढ़ेंगे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले राजेश जोशी का जीवन परिचय देख लीजिए आप। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही टिप्पणियां मतलब शॉर्ट नोट टाइप होती है। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर मतलब नाटकों का रूप परिवर्तन करना, ये नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा मतलब पर्दे पर होने वाली कथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना मतलब उनकी देखा देखी वैसी रचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद, पतलून पहिना बादल मतलब इन कवि इसको देखकर रचना की, इसका अनुवाद किया, नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। मतलब इन्होंने उन कविताओं को अनुवाद करके नया आयाम प्रदान किया है। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे, ये इनके स्वयं के, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य यानी होता है पर्दे, और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, ये उनकी उपलब्धियां हैं, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। कहने का मतलब ये है कि राजेश जोशी जो है वो सामाजिक रचनाकार है, मतलब समाज पर आधारित, मतलब समाज को जागरूक करने जैसी रचनाएं करते हैं। उनकी कविताओं में गहरी आस्था झलकती है, मतलब कविता के प्रति उन्हें गहरा लगाव है। वे जहाँ भी मानवता पर संकट देखते हैं वहाँ न केवल गहरे दर्द से तड़पते हैं बल्कि संकट को दूर करने के लिए संघर्ष भी करते हैं। उनका दर्द आस्थाओं से जन्मा है, न कि अनास्था से। वे हमेशा सृजन के लिए प्रयत्नशील रहते, सृजन माने कुछ नया करने के लिए। उन्हें निराशा में भी आशा की संभावना नजर आती रहती है। कहने का मतलब ये है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन को संभावना की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। मतलब वे गद्य को पद्य बनाने की कला में भी माहिर है, और उन्हें ये वही बात है कि उन्हें निराशा में भी आशा की संभावना नजर आती है। अब इस कविता का संक्षिप्त परिचय देख लीजिए कि प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। जो बाल मजदूरी होती है ना, उस पर आधारित है ये कविता। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना यानी दुर्भाग्य की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। मतलब उन्हें खेल, शिक्षा और जीवन की खुशियां नहीं मिल रही बल्कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें बाल मजदूरी की मजबूरी पर चिंता प्रकट की गई है, और कवि को इस बात का दुख है कि हमारे देश में बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, मतलब बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। उन्हें इस बात का और भी अधिक दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी की जो ये कुप्रथा है इसको अपना लिया है, मतलब इसे दूर करने की कोशिश नहीं की है, इस कुप्रथा को अपना
लिया है। मतलब कोई इस दर्द को महसूस, उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता, लोगों को महसूस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ये कुप्रथा अपना ली है। कोई दुख उन्हें परेशान नहीं करता है। इस बाल मजदूरी की कुप्रथा को उन्होंने अपना लिया है। तो ये चाहते हैं कि जैसे पर्दा प्रथा हटी, सती प्रथा हटी, ऐसे ये बाल मजदूरी वाली प्रथा का भी विरोध होकर ये भी हटनी चाहिए। तो इस और उन्होंने समाज, इस कविता के माध्यम से समाज की ओर इशारा करते हुए अपनी कविता को यहाँ पर प्रकाशित किया है। देखिए, इस कविता की व्याख्या आप 3 हिस्सों में करेंगे, और चाहे तो इसका पूरा एक साथ सार संक्षेप लिख लीजिए, लेकिन 3 हिस्सों में करेंगे तो ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो कोहरे से ढकी सड़क पर, मतलब धुंध गिरती है ना सुबह सुबह, बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण यानी हाल चाल। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। मतलब बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस बात को हम विवरण की तरह लिखते हैं, हालचाल की तरह, लेकिन इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं ना, उस तरह से सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ये कवि का ये क्वेश्चन समाज को अवगत कराना चाहता है, और ये क्वेश्चन भी समाज और समाज के लोगों से ही है। तो प्रस्तुत कविता पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड चैप्टर 17 राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से अवतरित है। प्रस्तुत काव्यांश अवतरित है, ये इसका संदर्भ हो गया है। और इसका प्रसंग यही होगा कि इसमें बाल मजदूरी की मजबूरी पर चिंता प्रकट की गई है। पूरी कविता का एक ही प्रसंग होगा कि बाल मजदूरी की मजबूरी पर चिंता प्रकट की गई है। तो देखो, कवि कहता है कि सुबह सुबह का समय है और सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ, मतलब धुंध छाई हुई है। ऐसी भयंकर सर्दी पड़ रही है, और उसमें भी कुछ बच्चे अपनी जीविकोपार्जन के लिए या जो रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाने के लिए मजबूर हैं सुबह सुबह। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि ये बच्चे सर्दी से बचने के लिए घरों में खेलते कूदते नजर आने चाहिए। वो क्यों कह रहा कि होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि ऐसी कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि ये कहता है कि यह हमारे समय की सबसे भयंकर स्थिति है। ये हमारा जो ये समय चल रहा है अभी, इस समय की ये सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चे खेलने कूदने की उम्र में उनको काम पर जाना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि लोग इस समस्या को सामान्य घटना या वर्णन की तरह ले रहे हैं, लिख रहे हैं अखबारों में। मतलब ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये सबसे भयानक स्थिति है, लेकिन लोग इसकी ओर देखते हैं और उसे एक सामान्य घटना या आज की न्यूज इस तरह की बात बनाकर अखबारों में लिख देते हैं, सिर्फ उसको विवरण की तरह। बल्कि इस समस्या को तो एक गंभीर प्रश्न की तरह प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा कहता है कवि। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेल कूद के संसार से दूर रहकर पेट भरने की चिंता में क्यों डूबे हैं और क्यों इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या थी। अब जैसे इसमें कवि ने कहा है ना कि कवि ने समय की भयानक पंक्ति किसे कहा है, तो कवि ने बच्चे जो मजदूरी के लिए जा रहे हैं और वो उनकी मजबूरी है, वो अपने मजबूरी को अपने समय की सबसे भयानक समस्या माना है। मतलब जो बच्चे मजबूरी में मजदूरी के लिए जा रहे हैं वो उनके समय की सबसे भयानक समस्या है। ठीक, और इसका एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन है
इसे विवरण की तरह लिखे जाने को भयानक क्यों माना गया? कि भाई देखो, विवरण की तरह लिखे जाने का अर्थ है कि सामान्य सी बात, मतलब लोग इसे सामान्य सी बात समझ लेते हैं, जबकि ये सामान्य बात न होकर इस बात को बहुत भयंकर मानता है कवि, कि लोग बाल मजदूरी की समस्या सुनकर चौंकते नहीं, चिंतित नहीं होते, वे इसे सामान्य सी बात कहकर अनदेखा कर देते। जबकि कवि ये चाहता है कि बाल मजदूरी की बात सुनकर लोग चौंके, चिंतित होए, परेशान होए और इसे दूर करने की कोशिश करें। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चों का काम पर जाना क्या प्रकट करता है? एक और क्वेश्चन इसका, कि ये प्रकट करता है कि बच्चों को अपने विकास के लिए पढ़ने और खेलने का अवसर मिलना चाहिए, जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसलिए उनका कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना चिंता का विषय बन गया है। ये इसके इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आप ये भी कॉपी में करेंगे इस काव्यांश के साथ। अब नेक्स्ट काव्यांश देखिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो देखिए, अंतरिक्ष यानी आकाश, और दीमक एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कॉपी किताबों को खा जाते हैं, छोटे छोटे, और मदरसों यानी स्कूल। तो देखिए, इसका संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग भी वही रहेगा। कवि ये कहना चाहता है कि बाल मजदूरों को ऐसी गहरी धुंध में काम पर जाता देखकर प्रश्न पूछता है, मतलब समाज के लोगों से, कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। मतलब मानवता से पूछ रहा है, लोगों से पूछ रहा है जिनके अंदर इंसानियत है, स्वयं से पूछ रहा है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इनके खेलने के लिए अब सारी गेंदें अब नहीं रही? मतलब जो ये बच्चे गेंद उछाल उछाल कर खेलते हैं, अब ये गेंदें नहीं रही क्या? ये सारी गेंदें अंतरिक्ष में, आकाश में जाकर गिर गई क्या? और क्या इनके लिए रंगीन किताबें खत्म हो गई है, या उन किताबों को दीमक नामक कीड़े ने चट कर लिया है? कवि सवाल पूछ रहा है ये, कि ये जो बच्चे मजदूरी पर जा रहे हैं, इन बच्चों के लिए, मतलब क्योंकि इन बच्चों की खेलने खाने की उम्र है और इस उम्र पर ये मजदूरी में जा रहे हैं, तो क्या इनके खेलने के लिए सारी गेंदें आकाश में गिर गई है, आकाश में चली गई है, या इनके लिए जो कलरफुल किताबें थी वो समाप्त हो गई है, या उन किताबों को, रंग बिरंगी किताबों को दीमक खा गई है? क्या इनके लिए सारे खिलौने समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, या वे किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर समाप्त हो गए? कहने का मतलब खिलौने, इन बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने हैं वो किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर टूट गए हैं या खत्म हो गए क्या? ये क्यों जा रहे हैं? क्या इनके लिए स्कूल नहीं है, या स्कूल जो थे वो किसी भूकंप की चपेट में आकर समाप्त हो गए हैं क्या? मतलब इन बच्चों के लिए पूछ रहा है। कहने का मतलब ये कि ये सारी चीजें मौजूद है, लेकिन अभाव और गरीबी से त्रस्त परिवार इनसे मजबूरी कराने को विवश हो गए हैं। और कहने का मतलब ये है कि क्या सारे खेल के मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन, सारे एकाएक समाप्त हो गए? इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा है। गेंदें समाप्त, मतलब गेंदें आकाश में गिर गई, रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गई, और सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दबकर टूट गए, सारे स्कूल भूकंप में ढह गए, और सारे मैदान, बाग, बगीचे, घर के आंगन एकाएक खत्म हो गए हैं क्या? ऐसा हो गया है क्या? शायद इसीलिए ये बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं, गरीबी से त्रस्त होकर। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कवि गेंदों के खत्म होने का प्रश्न उठाकर क्या कहना चाहता है? तो कवि ये कहना चाहता है कि बाल मजदूरों की अभी खेलने की उम्र है, इन्हें अभी से काम काज में नहीं
लगाना चाहिए। वह समाज को इस चिंता से अवगत कराना चाहता है। मतलब ये चिंता का विषय है, बच्चे मजदूरी पर जा रहे हैं और इसी चिंता को समाज को इसी चिंता से अवगत कराना चाहता है कि बच्चों को उनका बचपन वापस लौटा दिया जाए, वापस किया जाना चाहिए। और कवि रंगीन किताबें, गेंद, खिलौने, मदरसे, मैदान, बगीचे, आंगन क्यों चाहता है? वो इसलिए चाहता है कि जिससे छोटे छोटे बच्चे खेल कूद सके, पढ़ सके और अपना जो बचपन है उस बचपन का आनंद ले सके। ठीक है। और इस काव्यांश का भाव सौंदर्य देखिए तो इसका सबसे मुख्य भाव यही है कि इसमें कवि की परेशानी और उसकी चिंता की सोच को व्यक्त करती है कि कवि बाल मजदूरों को देखकर बहुत दुखी है। यह दुख बहुत सुंदर आवेग से प्रकट हुआ है। जो बच्चे मजदूरी पर जा रहे हैं, कवि उनको देखकर बहुत दुखी है और इस कविता के माध्यम से समाज को अवगत कराना चाहता है, समाज के लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहता है। अब देखिए थर्ड काव्यांश। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। संदर्भ प्रसंग इसका वही है। हस्ब मामूल का मतलब होता है वैसी ही है जैसी की होनी चाहिए। कहने का मतलब यथावत, वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। तो देखिए कवि यहाँ कहना चाहता है कि अगर इस दुनिया में बच्चों को खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन नहीं रहे, सब नष्ट हो गए, तो फिर इस दुनिया का क्या फायदा? पिछले काव्यांश में यही तो बोला कि सब कहाँ गए, अगर नष्ट हो गए तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये सारी चीजें नष्ट हो गई है, खेलने के लिए खिलौने, गेंद, कलरफुल पुस्तकें, विद्यालय, खेल के मैदान, बगीचे, आंगन, ये सब कुछ नष्ट हो गए, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? और फिर इस दुनिया का फायदा ही क्या है? ऐसा संसार बेकार है। कवि ये कहता है कि ऐसा संसार बेकार है जिस दुनिया में ये नहीं है, जिसमें बचपन को खेलने का मौका न मिले। आज संसार की सैकड़ों सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते नजर आ रहे हैं और बाल मजदूरी बेधड़क हो रही है। यह सचमुच चिंता का कारण है। मतलब स्थितियां वैसी की वैसी ही है। कितना भयानक होता अगर ऐसा भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा कि ये सारी चीजें वैसी की वैसी ही है। सबसे ज्यादा ये भयानक है कि इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। अगर ये सब समाप्त हो गया तो कितना भयानक होता। और उससे भी ज्यादा ये भयानक है कि ये सारी चीजें वैसी की वैसी है। और दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो देखिए अब इसका क्वेश्चन ये है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? इसका मतलब क्या है? इसमें कवि ये कहना चाहता है कि अगर इन बच्चों को बचपन की सारी सुविधाएं न है और न प्राप्त हो तो वह जीवन बेकार है। फिर इस दुनिया में ऐसी क्या चीज है जिसके लिए जिया जाए? अगर बच्चों के लिए खिलौने, मैदान, विद्यालय, वो कुछ भी नहीं है तो फिर ये दुनिया बेकार है। फिर जिसके लिए जिया जाए, क्या ऐसा इस दुनिया में जिसके लिए इंसान या बच्चे जिए? ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक होता अगर ऐसा होता। कहने का मतलब कवि ये कहना चाहता है कि यदि सचमुच बच्चों के लिए सारी सुविधाएं खत्म हो गई होती तो यह बच्चों के लिए बहुत भयंकर मुसीबत होती। तब सारी दुनिया ही बदरंग हो जाती। ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन लोग मजबूरीवश, गरीबी के कारण काम पर जा रहे हैं। और अगर ये चीजें सारी सचमुच में खत्म हो जाती तो ये दुनिया बेरंग हो जाती और वाकई बहुत भयंकर हो जाती। लेकिन ये सब चीजें खत्म नहीं हुई है,
फिर भी बच्चे बाल मजदूरी पर जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, तो उन्हें रोका जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। और नेक्स्ट देखिए, अधिक भयानक स्थिति क्या है, अगला क्वेश्चन। तो देखिए, कवि की नज़र में आज अधिक भयानक स्थिति यह है कि दुनिया में बच्चों के खेल, मनोरंजन और पढ़ाई के लिए जो वस्तु की कोई कमी नहीं है, किंतु फिर भी अनेक लाचार बच्चे उनसे वंचित हैं और गरीबी की वजह से उन्हें बचपन में ही कामकाज करना पड़ रहा है। तो कवि समाज के लोगों का इस ओर ध्यान देना चाहता है कि उन बच्चों को ऊंचा उठाया जाए, मतलब उन्हें पढ़ने के लिए सारी सुख सुविधाएं दी जाए और उनके घर वालों को जागरूक किया जाए। यह एक सबसे बड़ी समस्या है। इस ओर इंसान और इंसानियत का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। ये आपकी कविता यही समाप्त हो गई। धन्यवाद। इस कविता का 3 हिस्सों में आप व्याख्या कर लीजिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। प्रश्न अभ्यास, ये भी आपको सारे करने हैं। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। ये तो आपका खुद का स्वयं का है कि भाई ये 2 पंक्तियां, पहली 2 पंक्तियां पढ़कर आपको कैसा लगा, आपके क्या विचार उत्पन्न हुए या आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो देखिए, मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ, लेकिन अगर आपके कुछ दूसरे विचार है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों को पढ़कर मस्तिष्क में ये विचार या मतलब मस्तिष्क में चिंता और दया का भाव उत्पन्न होता है। और दया का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण और गरीबी के कारण ये ठंड में सुबह सुबह उठे होंगे और इच्छा न होते हुए भी काम पर जाना पड़ रहा होगा। चिंता इसलिए भी उभरी कि इन बच्चों की हालत कब समाप्त होगी, कब समाप्त बाल मजदूरी से छुटकारा पाएगा, किंतु कोई समाधान न होने के कारण चिंता की रेखा गहरी हो गई। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? क्योंकि समाचार पत्रों में बाल मजदूरी से संबंधित रोज अनेक घटनाओं के विवरण और लेख वर्णन लिखे जाते हैं, छपते हैं। लोग उन पर सरसरी नजर डालकर पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पर बाल मजदूरी सामान्य बात नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। इस सामाजिक कलंक पर समाज से प्रश्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि समाज इन भागे बच्चों के प्रति सोचने को मजबूर हो जाए। बल्कि इस बात को इसीलिए तो वो कह रहा है कि विवरण की तरह नहीं, प्रश्न की तरह समाज के लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए। अखबार में लेख छापकर लोग पढ़कर सिर्फ उससे आगे बढ़ जाए, वो नहीं चाहता लेखक कवि। थर्ड क्वेश्चन देखिए। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? तो देखिए, समाज में व्याप्त विषमता यानी असमानता, बराबर नहीं, और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है। हमारे देश में करोड़ों लोग पेट भरकर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन में ही कामकाज की तलाश होती है। यह उनकी जन्मजात मजबूरी होती है। बाल कल्याण के लिए कुछ संस्थाएं बना दी गई है। बाल मजदूरी रोकने को अनेक कानून भी बने हुए हैं, फिर भी बाल मजदूरी रुक नहीं पा रही है, क्योंकि हमारा ध्यान जाता ही नहीं हो क्योंकि सरकार इसके मूल कारण गरीबी को दूर कर पाने में असफल है। इसलिए बच्चे मनोरंजन से वंचित है। नेक्स्ट देखिए। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, रोज देखते हैं किसी न किसी बच्चे को काम पर जाते हुए, फिर भी हमारे मन में हमको अटपटा नहीं लगता। इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, पहला कारण तो ये हो सकता है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं
कि वे दूसरों की तरफ देखकर भी नहीं देखते, इसलिए उन्हें बाल मजदूरी की समस्या कोई समस्या नहीं लगती, क्योंकि वे बचपन से ऐसा ही देखते और मानते हुए आए हैं कि यह तो होता ही है। पहला कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि समस्या के प्रति जागरूक न होना, मतलब ऐसी समस्याएं उनके आसपास रहती है लेकिन लोग जागरूक नहीं रहते हैं। अधिकतर मनुष्य यह सोच ही नहीं पाते कि इन गरीब बच्चों को प्राथमिक सुख सुविधा उपलब्ध कराना समाज और सरकार का कर्तव्य है, इसलिए वे ईश्वर को और भाग्य को दोष देकर कोई कोशिश करने से बच जाते हैं। और तीसरा कारण यह है कि मजबूरी, लोग मानते हैं कि वे इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे धीरे धीरे इस ओर से उदासीन हो जाते हैं। ये कारण हो सकते हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा होगा? वैसे तो सामान्य तौर पर बच्चों को कई स्थानों पर काम करते देखा है, लेकिन अधिकतर चाय की दुकान पर, होटलों पर बर्तन मांजते हुए और विभिन्न दूसरी छोटी मोटी दुकानों पर, घरों में और निजी कार्यालयों में सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते देखा है इन छोटे बच्चों को। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर आता भी है और आएगा। तो कवि ने बच्चों का काम पर जाने की घटना को हादसा इसलिए कहा है क्योंकि यह उनके प्रति घोर पाप है। मतलब जो बच्चों से ये काम करवा रहे हैं ये बहुत बड़ा पाप है। हर बच्चे को जन्म से ही सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें खेल कूद, मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जो बच्चे काम पर जाते हुए गरीबी और मजबूरी के कारण जाते हैं, इससे उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। जिस प्रकार किसी हादसे का शिकार हुआ मनुष्य उसके दर्द को जीवन भर झेलता है, उसी प्रकार विरासत में मिली गरीबी के कारण वे बच्चे जीवन भर गरीब मजदूर बनकर रह जाते हैं और उनका बचपन में एक काम करना एक भयानक हादसा माना जाता है। और ये 7 वाला क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन 8 देखिए, ये कॉपी में करना है आपको। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? तो देखिए, हमारे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की उम्र कच्ची होती है, अभी वे मैच्योर नहीं होते हैं, नासमझ होते हैं। मन और मस्तिष्क दोनों ही मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। बच्चे भावुक होते हैं, उन्हें खेलने, खाने और सीखने की आयु होती है उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, घूमने फिरने और मनोरंजन करने के भरपूर अवसर मिलने चाहिए, इसलिए उन्हें काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए। बाकी ये पाठ्येतर सक्रियता में से आपको कुछ भी नहीं करना है और ये शब्दार्थ आप स्वयं पढ़ लीजिए। उसके बाद यह भी जाने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार रीड अवश्य करिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह आप अवश्य पढ़िएगा, यह आगे काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका चैप्टर यहीं समाप्त हुआ और आपका ये काव्य भाग का जितना भी कोर्स आ रहा है वो कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आपका गद्य भाग का कोर्स बचा है और एक और दूसरी वाली पुस्तक कृति का बाकी है।